नमस्कार। आज हम आरसीसी का ये जो लेक्चर पढ़ने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो स्लैब को डिजाइन करते हैं उसके बारे में उसके सारे स्टेप सीख लेंगे। अगर आप केवल न्यूमेरिकल करना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल एक स्लैब डिजाइन का आ गया, हमने स्लैब डिजाइन कर दी, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट की बात होगी और इंजीनियर बनने के बाद कैसे आप स्लैब को डिजाइन करेंगे यहाँ पर ये बताया जाएगा आपको। टोटल इसके जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं ब्लू पेन से, और जो राइट साइड में यहाँ आपके क्लॉज नंबर बताए गए हैं जो कि आईएस कोड 456 में आपको मिल जाएंगे। जो स्लैब में हमारा कौन कौन से रीइंफोर्समेंट को हम डिजाइन करते हैं, यानी टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो इससे पहला ये वाला लेक्चर आप जरूर देखें, इसके बाद ही इस लेक्चर को आप कंटिन्यू करें। अब यहां पर हम सबसे पहले स्टेप देख लेते हैं। देखिए, जब भी कभी हम एक डिजाइन करेंगे स्लैब को, चाहे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल तो आएगा, वो तो आएगा। हम बात करते हैं रियलिटी की। रियलिटी में क्या होता है, हमारे पास एक एरिया आता है कि हमें जो स्लैब डिजाइन करनी है वो स्लैब की लंबाई और चौड़ाई ये है। हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए हमें जो स्लैब डिजाइन करनी है वो यहां से तो है 4 मीटर की, यानी उसकी जो चौड़ाई है वो है 4 मीटर की, और इसकी जो लंबाई है वो है 9 मीटर की। अब यहां पर हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये जो चौड़ाई है वो 4 मीटर की, और 4 मीटर का अगर हम दुगुना करते हैं तो बैठता है 8 मीटर, और ये जो 9 मीटर है वो 8 मीटर से ज्यादा है, यानी इसके दुगने से ज्यादा है। इसका मतलब इसकी लेंथ अगर 2b से ज्यादा है तो ये हमारी वन वे स्लैब है, और ये डिजाइन होगी एज अ वन वे स्लैब। ये वाला जो लेक्चर है जिसमें आपको बताया जा रहा है ये केवल वन वे स्लैब के स्टेप्स लिखे हैं। यहां पर अब हम डिजाइन प्रोसीजर में समझते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास केवल ये डेटा आ गया, एरिया आ गया, सबसे पहला हमारा काम है कि स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो निकालना। यानी हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि हमें स्लैब की डेप्थ क्या रखनी है, डेप्थ में भी इफेक्टिव डेप्थ क्या रखनी है। हमें जो फॉर्मूला दे रखा है वो टोटल डेप्थ का नहीं है, यहां पर हमें फॉर्मूला हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ का है, तो इफेक्टिव डेप्थ हमको निकालनी है। यानी कि ये जो यहां से यहां तक का है ये वाली हमें डिस्टेंस निकालनी है, इफेक्टिव डेप्थ। इसके बाद हम कवर को ऐड कर देंगे और इफेक्टिव कवर को ऐड करने का हमारा टोटल डेप्थ हमें मिल जाएगी। फिलहाल हमें निकालना है इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ के लिए आप देखिए स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्पैन है क्या। तो हम इसमें जो हमारा वन वे स्लैब होती है उसको हम जो शॉर्टर साइड होती है उसके लिए डिजाइन करते हैं। जैसे ये है 9 मीटर, ये है 4 मीटर, तो हम जो स्लैब को डिजाइन करेंगे एज अ बीम डिजाइन करेंगे। अब बीम में हम 1-1 मीटर की चौड़ाई की बीम मान लेंगे। यहां दो तरीके हैं, एक तो आप 1-1 मीटर की ऐसे मान लो बीम, यानी ये हो गया 1-1 मीटर, और एक होगा कि आप ऐसे ऐसे मान लो। तो इसमें हम जब भी मानते हैं जो शॉर्टर साइड होती है, जैसे ये 4 मीटर है, तो हम बीम को इस तरीके से मानेंगे, यानी हमारे लिए जो एक बीम बैठेगी वो बीम ऐसी बैठी, उसमें यहां पे ये हो गई 1 मीटर की, क्योंकि ये है 1 मीटर, और ये लंबाई होगी 4 मीटर की, ये होगी 4 मीटर की। तो हमारे लिए जो असली में स्पैन हुआ वो स्पैन हुआ ये 4 मीटर, क्योंकि इसी के ऊपर हम अपनी बीम को सपोर्टेड बनाएंगे। ये हमारी ऐसा बीम डिजाइन होगी ये स्लैब, यानी जो भी शॉर्टर साइड होगी वो इसका होगा स्पैन। अब यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा है स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। ये हमारा क्लॉज नंबर 23.2 में दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 23.2 में यहां पर बताया गया है कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, कि डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें जो डेप्थ है वो कितनी रखनी चाहिए। इसके लिए यहां पे आगे आपको पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी दिख रहा होगा। पॉइंट नंबर ए में आपको बताया गया है द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज एंड मेजर्ड फ्रॉम द as cast lever to the support of floor roof and all other horizontal members should not normally exceed span by 250। और इसके बाद अगला दे रखा है आपको कि अगर आप एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस को देखते हैं तो आपका स्पैन बाई 350 या फिर 20 mm, इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो दो चीजें रखी हैं, पहला तो दे रखा है जो आपका डिफ्लेक्शन है वो स्पैन बाई 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डिफ्लेक्शन आपका इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपको दे रखा है कि जो स्पैन है टोटल यानी 4 मीटर उससे 350 इससे ज्यादा ना हो, या 20 mm, यानी या केवल 20 mm होना चाहिए, 20 mm से ज्यादा ना हो। तो यानी हमें दो टर्म दे रखे हैं, दो टर्म का मतलब है इसको तो हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन, ये तो है हमारा डिफ्लेक्शन एट कास्ट लेवल, और ये है आफ्टर फिनिशेस। इसमें हमसे कोड क्या कह रहा है कि आप जो डेप्थ बढ़ा रहे हैं, तो डेप्थ आप क्यों बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारी स्लैब मजबूत रहे, यानी डिफ्लेक्शन कम से कम हो, क्योंकि ये हम लिमिट स्टेट कर रहे हैं। यहां पर मेन बात होती है डिफ्लेक्शन की, डिफ्लेक्शन और जो उसकी सर्विसेबिलिटी है। यानी कभी भी ये जो हमारा लिमिट स्टेट है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, ये कहता है कि जो बिल्डिंग है, ये जो स्लैब है, जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं कंक्रीट का, वो सर्विसेबल होना चाहिए। ये नहीं कि वो टिका रहे। अगर कोई बीम है हमने अगर डिजाइन कर दी लेकिन वो इस तरीके से उसमें झोल आ गया है, बिल्कुल सैग आ गया है, तो क्या उसके बीम के नीचे स्लैब नीचे खड़ा होगा? कोई नहीं होगा। जब खड़ा ही नहीं होगा कोई इसके नीचे जाकर, इसका मतलब कि उसकी सर्विस खत्म हो गई। तो लिमिट स्टेट हमारा कहता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, कि बिल्डिंग की जहां तक सर्विस है या किसी कंपोनेंट की जहां तक सर्विस है वहां तक उसको लाइफ को मानिए। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको लाइफ अच्छी चाहिए, सर्विस अच्छी चाहिए, तो जितना भी स्पैन है उसका बटा 250, इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है स्पैन में 350, इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, एक तो स्पैन को यानी 4 मीटर को हम डिवाइड करेंगे 250 से, तो वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब इसी चीज को डिवाइड करेंगे 350 से वैल्यू छोड़ जाएगी। तो ये वो डिफ्लेक्शन कह रहा है। जैसे अगर आपने आज बनाई आपने बीम, आज आपने बीम में आपने इसका फॉर्मवर्क लगाया, यानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ढुला बनाना, वो आपने पूरा बनाया, और फॉर्मवर्क करने के बाद आपने इसके अंदर कंक्रीटिंग कर दी, कंक्रीट भर दिया। कंक्रीट भरते समय आपने ये देख लिया कि आप जो बीम को बनाया है आपने, इसका यहाँ पे लेवल कहाँ है, यानी ये बीम किस जगह है, ये आपने नोट डाउन कर लिया एक पॉइंट, ये पॉइंट रहा एक्स।
अब जब ये बीम स्टार्ट होगी, यानी सब फॉर्मवर्क का आप हटाएंगे और हर चीज में कास्ट में, मतलब जब आप इसका फॉर्मवर्क हटाएंगे उसके बाद जब ये बीम एक्चुअल यूज में आएगी, तो यूज में आने के बाद ये बीम में हल्का सा डिफ्लेक्शन आ जाएगा, हल्का सा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब ये जो डिफ्लेक्शन आया है, ये डिफ्लेक्शन क्या है, ये डिफ्लेक्शन, तो ये डिफ्लेक्शन आएगा ज्यादा, तो वो स्पैन बाई 250 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कास्ट लेवल। अब फिनिश लेवल क्या है, तो फिनिश लेवल क्या है, अगर मान लीजिए जिस समय आपने कंक्रीट डाला, आपने उस समय चेक नहीं किया उसका लेवल क्या है, आपने कंक्रीट डाल लिया, उसके बाद आपने फॉर्मवर्क हटा भी दिया, उसके ऊपर आपको जो टाइल्स लगानी थी या जो भी आपको काम करना था फिनिशिंग का पूरा कर लिया, पत्थर लगाना था, मार्बल सब आपने लगा दिया, उसके बाद आपने इसको चेक किया, जब आपने पूरी इसकी फिनिशिंग कर ली उसके बाद आपने इसको चेक किया कि इसका लेवल ये है। अब ये पहले से ही हार्ड हो चुकी है, तो इसका लेवल पहले से ही कुछ नीचे आ गया होगा। अब जब ये यूज होगा, जब इस्तेमाल में आएगी ये, इसके ऊपर बाकी लोड लगेंगे, तब इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन वो डिफ्लेक्शन अब उतना नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो चेक कर रहे हैं वो जब कंक्रीट बिल्कुल गीला था या अभी अभी हमने कास्ट किया था वहां से चेक नहीं कर रहे हैं, जब वो हार्ड हो चुका था हमने फिनिशिंग लगा दी वहां से चेक कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन वहां से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो इसलिए वहां डिफ्लेक्शन स्पैन वाइज 350 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम कंस्ट्रक्शन में कोई हम बिल्डिंग का फ्रेम बना देते हैं, उसके बाद हम ये डिफ्लेक्शन चेक करते हैं, अगर डिफ्लेक्शन हमें ज्यादा लगता है, वैसा अगर अच्छे से डिजाइन किया तो कोई डिफ्लेक्शन कभी इससे ज्यादा नहीं आता, इससे काफी कम रहता है, अगर इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन आता है तो हम उस बिल्डिंग को फिर खारिज कर देते हैं, यानी वो बिल्डिंग सही से कास्ट नहीं की गई है, उसकी फिर बहुत आराम से इंस्पेक्शन होता है उसका हर जगह कि कहां पर वहां लूजनेस है, और फिर उसका लोड को घटा दिया जाता है, यानी वो बिल्डिंग जिस चीज के लिए बनाई गई है उतने लोड की बजाय उसको कम लोड के लिए फिर डिजाइन किया जाता है, कि किसी और को हैंड ओवर कर दिया जाती है जब जहां इसका लोड ज्यादा ना आए। अब फिलहाल हम आगे बात करते हैं स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशो। ये वैसे बताया गया है 23.2.1, यानी 23.2.1 जो क्लॉज दे रखा है यहां पर आपको बताया गया कि अगर आपकी जो स्लैब है या आपकी जो बीम है वो अगर कैंटिलीवर है तो उसके लिए आप रेशो लेंगे 7, और अगर आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो रेशो लेंगे आप 20, और अगर आपकी कॉन्टिन्यूअस बीम है तो आप लेंगे 26। ये रेशो बताया गया है स्पैन टू डेप्थ रेशो का, यानी स्पैन अगर आपकी 4 मीटर है तो डेप्थ कितनी रहेगी, तो स्पैन टू डेप्थ रेशो यहां बताया गया है स्पैन टू डेप्थ रेशो, यानी मान लीजिए हमारा ये कॉन्टिन्यूअस एक स्लैब है या कॉन्टिन्यूअस हम बीम बना रहे हैं, तो उसका दे रखा 26, तो स्पैन बाई जो हमारा है डेप्थ, तो स्पैन बाई डी का हमारा 26 रेशो होगा, यानी यहां जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे स्पैन की, जैसा इस केस में हमारे लिए 4 मीटर था, इसको हम mm में पुट करेंगे यानी कि 4000 mm, तो हमारे डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि हमारा हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ। अब ये जो इन्होंने टेबल दे रखी है, ये कोड ने साफ साफ कहा है, ये इसमें टेबल को आप तब तक लगाएंगे जब तक जो आपका स्पैन है वो 10 मीटर तक का है केवल, यानी यहां तो अभी हमारा स्पैन 4 मीटर था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 मीटर से ज्यादा का स्पैन आएगा तब इस रेशो को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अगर ये 10 मीटर से ज्यादा का दे रखा है हमको स्पैन, तो हमें जो ऊपर ये कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कॉन्टिन्यूअस के लिए 26 दे रखा है, ये जो हमारा रेशो दे रखा है इसकी हम गुणा कर देंगे किससे, जितना भी वो स्पैन से ज्यादा बैठेगा उससे। यानी अगर इस बात को हम समझें तो अगर हमारा स्पैन 4 मीटर है तो जो रेशो दे रखे हैं वही हम मानेंगे। अगर मान लीजिए हमारा 10 मीटर से ऊपर हो जाता है रेशो, हमारा रेशो हो जाता है 15, तो जितना रेशो हुआ है वो हुआ है 15 मीटर का, तो 15 मीटर डिवाइडेड बाई 10, इन्होंने कहा है जितना स्पैन बाई 10 जितना भी आपका आएगा ये कितना आएगा 1.5, तो ये जितने भी ऊपर रेशो दे रखे हैं, जैसे कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें 26 दे रखा है, तो इसकी गुणा करेंगे हम 1.5 से, तो सबके हम गुणा कर देंगे 1.5 से, अगर 10 मीटर से ऊपर का हमारा स्पैन बैठता है तो। अब इस फैक्टर से गुणा करने के बाद ये तो तब है जब हमारा स्पैन 10 से ऊपर हो जाए। अगर हमारा स्पैन 10 से ऊपर नहीं भी हुआ है तो भी जितना हमने एरिया ऑफ स्टील दिया है टेंशन में और जितना एरिया ऑफ स्टील दिया है कंप्रेशन में, उसके हिसाब से भी हम चेंज करते हैं अपने इन रेशोस को, यानी गुणा करते हैं किसी फैक्टर से। कौन से फैक्टर से हम गुणा करते हैं वो यहां देखिए, आपको ये दिया गया है जो क्लॉज नंबर 23.2.1 के सी में और डी में बताया गया है कि डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड द स्ट्रेस ऑफ स्टील फॉर टेंशन इन्फोर्समेंट द वैल्यू ऑफ ए और बी shall be modified by multiplying with the modification factor obtained as per figure number 4। यहां देखिए, यहां फिगर नंबर 4 दे रखा है, ये फिगर नंबर 4 से हम क्या निकालते हैं, नीचे हमें वैल्यू दे रखी है एफ एस की हम वैल्यू यहां पर निकालते हैं जो कि है 0.58, और एफ वाई यहां है कितना आपने कौन सी ग्रेड का आपने स्टील लिया है, ये एफ वाई सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, यानी कितने आपके स्टील की आपको जरूरत थी, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, यानी कितने की आपको स्टील की जरूरत थी टेंशन में और कितना आपने प्रोवाइड किया। जितने की जरूरत होती है जाहिर सी बात है हम स्टील उससे ज्यादा ही प्रोवाइड करेंगे टेंशन में, तो कितना हमने प्रोवाइड किया ये मिलाकर हमें वैल्यू निकलती है एफएस की, और एफएस की वैल्यू को देखते हुए हमारे यहां पर एफएस 120, एफएस 145, एफएस 190, एफएस 240 और 290 पर हमें ये ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में फिर हम नीचे देखते हैं परसेंटेज टेंशन रिइंफोर्समेंट,
जो हमारा परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट, जितना भी हमने परसेंट टेंशन का रीइंफोर्समेंट दिया है टेंशन में, कितने परसेंट हमने दिया है ग्रॉस एरिया का, यानी ये जो हमारा एरिया है ग्रॉस एरिया, इसका हमने जो टेंशन रीइंफोर्समेंट है यानी जो नीचे वाला रीइंफोर्समेंट है हमारा जो मेन बार है, ये हमने कितना परसेंट इसका एरिया दिया है, इस एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हमने ये दिया है 1.6%, तो 1.6% पर हम देखेंगे कि ये ग्राफ में मान लीजिए हमारी वैल्यू आई है एफएस बराबर 190, तो 190 के ग्राफ को हम देखेंगे कि 1.6 में ये कहां पर आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.8 से कुछ ऊपर और 1.2 से थोड़ा सा नीचे, यानी ये आपकी वैल्यू लगभग बैठेगी इसमें, अगर हम देखेंगे 190 के हिसाब से 1.2 और ये आपकी बैठेगी 1 पॉइंट समथिंग, यानी 1.05 के आसपास ये आपकी वैल्यू बैठेगी। तो हम इसकी वैल्यू लेंगे 1.05, या हम यहां पर इंटरपोलेशन भी लगा सकते हैं, हम यहां पर इंटरपोलेशन लगा देंगे तो उससे भी हमें पता लग जाएगा इसकी वैल्यू। तो यहां पर हमारे जो भी फैक्टर निकल कर आएगा टेंशन रीइंफोर्समेंट के हिसाब से, उसकी हम गुणा कर देंगे हमारे उसी फैक्टर में, जैसे हमने ये 1.5 से गुणा की थी, तो जो भी निकल कर आएगा 10 से ऊपर है तो इससे गुणा तो होगी, उसके अलावा एक और फैक्टर से गुणा होगी, जो कि यहाँ इसके कितना हमने टेंशन में रीइंफोर्समेंट लगाया उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा जितना हम कंप्रेशन में रीइंफोर्समेंट लगाएंगे उसके लिए भी आप देखिए अगला आपको फिगर दे रखा है परसेंटेज कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। इसमें जितना भी हमने कंप्रेशन में रीइंफोर्समेंट दिया है, अगर हम कभी प्रोवाइड कराते हैं, कभी भी हम कंप्रेशन में स्लैब में तो प्रोवाइड नहीं कराते, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कभी, लेकिन अगर हम बीम को डिजाइन कर रहे हैं तो यहां पर हमें कंप्रेशन में रीइंफोर्समेंट हम लगाते हैं। तो उसके लिए हम दोबारा देखेंगे कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट में हमने कितना लगाया है, 0.5 लगाया है, 1 लगाया है, 1% लगाया है, 1.5%, 2%, उस पर जो भी हमारी वैल्यू आएगी मॉडिफिकेशन फैक्टर की, मान लीजिए जैसे ये दे रखा है 0.5, तो 0.5 के लिए हमारी जो मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू आ रही है वो लगभग आ रही है 1.1 और 1.2 के बीच में, यानी कि 1.15 ये वैल्यू आ रही है। इसकी हम वैल्यू लेंगे 1.15 और इसकी हम गुणा कर देंगे जो भी हमारे पीछे अभी वैल्यूज दे रखी थी, जैसे कि हमारा स्पैन बाई डेप्थ रेशो को जो हमें दे रखा था, जैसे कंटीन्यूअस बीम के लिए 26 है, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 है और कैंटिलीवर के लिए है 7। असल में क्या है, ये तो हमारा रहा किस तरीके से कोड ने दे रखा है। अब बात आती है हमें करना क्या होता है। देखिए वैसे तो कोड ने जो वैल्यूज दे रखी हैं वो जिस तरीके से कह रखा है आप उस तरीके से ही करें, यही आपका बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकली करना है या अगर आप किसी कंपनी में है तो डायरेक्टली आप डिजाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी इन्होंने आपको रेशो दे रखे हैं, इन्होंने रेशो दे रखे हैं, जैसे कैंटिलीवर के लिए 7 दे रखा है, इसके लिए 20 दे रखा है सिंपली के लिए, और ये कॉन्टिन्यूस का दे रखा है, कॉन्टिन्यूस के लिए दे रखा है 26। इन रेशो की आप अगर ये स्पैन बाई यानी स्पैन अगर 10 मीटर से बड़ा है तो आप उस फैक्टर से गुणा करेंगे, वो तो करें ना करें वो तो उस पर डिपेंड करता है उसका स्पैन पे, लेकिन आप इन सभी की 1.25 से तो गुणा कर ही दीजिएगा। ये एक डायरेक्ट मेथड में आपको बता रहा हूं, ये एक डायरेक्ट मेथड है, यानी वो सारी चीजें आप नीचे की कैलकुलेट करें, उससे बड़े जब हम स्पीड में करते हैं तो उसमें हम 1.25 से डायरेक्टली इनकी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, क्योंकि वो जो दोनों फैक्टर्स दे रखे हैं कंप्रेशन के और टेंशन वाले, उनमें अगर आप डिजाइन करेंगे तो 1.25 के आसपास उनका फैक्टर बैठता है। इसको आप डायरेक्टली गुणा यहां पर कर सकते हैं। इसके हिसाब से अब आपके पास क्या आ गया, यहां के हिसाब से आपके पास आ चुका है अब इफेक्टिव डेप्थ। अब हमारा आ चुकी है इफेक्टिव डेप्थ। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है फिर इफेक्टिव स्पैन निकालने का। इफेक्टिव डेप्थ तो आ चुकी है, इसके बाद हम निकालते हैं इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन दे रखा है क्लॉज नंबर 22.2 पर, और ये इफेक्टिव स्पैन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम इजीली हम सोचते हैं कि हम बस केवल क्लियर स्पैन ले और इधर सपोर्ट बाई 2 इधर सपोर्ट का बाई 2 कम कर दें, ऐसे नहीं होगा। इफेक्टिव स्पैन का ये पूरा क्लॉज दे रखा है 22.2 पर। इसमें हम दोबारा से यहाँ पे समझाने की बजाय आई बटन पर ये वीडियो आई है, सबसे पहले इसको देखना। यहाँ पर बीम के समय, क्योंकि बीम का स्लैब का बिल्कुल सेम केस चलता है, बीम के समय पूरा बताया गया है कि इफेक्टिव स्पैन हम किस तरीके से निकालेंगे, यहां से जरूर देखना। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, अब हम मान लेते हैं कि यहां से आपको इफेक्टिव स्पैन भी पता लग चुका होगा। सबसे पहले इफेक्टिव स्पैन के लिए वहां से देखना, इफेक्टिव स्पैन अब हमें पता लग चुका है। अब इफेक्टिव स्पैन के बाद हमारा आता है नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर हमारा दे रखा है क्लॉज नंबर 26.44 पे। जैसा आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये हमारा क्लॉज नंबर है 26.4 में दे रखा है कि नॉमिनल कवर इज द डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर टू ऑल स्टील reinforcement इंक्लूडिंग लिंक। इट इज द डायमेंशन यूज्ड इन डिजाइन एंड इंडिकेटेड इन द ड्राइंग। इट शैल नॉट बी लेस देन द डायमीटर ऑफ द बार। इन्होंने हमें ये बताया है कि जो भी आप इफेक्टिव कवर ले रहे हैं, चाहे बीम के लिए ले रहे हैं या आप स्लैब के लिए ले रहे हैं, इसमें कभी भी जो डायमीटर ऑफ द बार है, यानी जो मेन बार है, जो हमारा मेन बार है, तो उसके डायमीटर से बड़ा कवर आपको लेना ही लेना है, उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी जो भी आप डायमीटर ले रहे हैं बार का, जो मेन बार है वही सबसे बड़ी होती है, मेन बार में जो सबसे बड़ी बार है उससे कम आप डाया नहीं लेंगे। अगर आपने 20 mm की बार ले रखी है तो आप 20 mm से छोटा कवर कभी भी नॉमिनल कवर नहीं लेंगे। आगे टेबल दे रखी है, टेबल नंबर 16। टेबल नंबर 16 में भी नॉमिनल कवर बताया है। अगर आपके एक्सपोजर के हिसाब से, अगर आपका एक्सपोजर माइल्ड है तो उसमें आप 20 का कवर दे सकते हैं, मॉडरेट है तो 30 का आपको देना पड़ेगा। मॉडरेट यानी कि थोड़ी बहुत वहां पर आंधी वगैरह चलती है, बारिश वगैरह ठीक ठाक होती है, यानी थोड़ा बाहर का अगर आपकी कंडीशन है तो। अगर सेवर कंडीशन है, यानी बहुत ज्यादा आप ऐसे इलाके में आप बना रहे हैं बिल्डिंग जहां पर धूल मिट्टी बरसात ये सब बहुत ज्यादा रहती है,
तो वहां पर, और सेवर है यानी बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है, कभी धूप कभी बारिश, कभी धूप कभी बारिश, ऐसा होता रहता है। वहां पर वेरी सेवर हो जाती है, यानी आपका अगर एक्सट्रीम कंडीशन आ गई, या वेरी सेवर या एक्सट्रीम कंडीशन दोनों में क्या है कि अगर आपका सलाइन वाटर यानी समुद्र के आसपास बना रहे हैं, तो यानी कि वहां पर पानी जो होगा वो थोड़ा सॉल्टी वाटर भी यानी सलाइन वाटर भी टच हो सकता है, तो वहां पर आपको ये वाला नॉमिनल कवर लेना पड़ेगा। यहां तो आप कवर लेंगे ही, और इसके साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि डायमीटर ऑफ द बार जो है उससे कम आपका कवर नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद अब तक आपका यहां तक क्या क्या हो चुका है कि डी आ चुका है, और एल इफेक्टिव यानी इफेक्टिव स्पैन आ चुका है, इसके साथ नॉमिनल कवर आ चुका है। इसका मतलब नॉमिनल कवर के साथ जब हम डी को ऐड कर देंगे तो हमारा ये कैपिटल डी बी यानी कि ओवरऑल डेप्थ भी हमारे पास आ चुकी है। हमारा डी आ गया, इफेक्टिव डेप्थ आ गई, ही आ गया। इसके बाद हमारा फिर आता है लोड कैलकुलेशन में। लोड में क्या है, जो आपका टोटल लोड है वो बराबर होता है लाइव लोड प्लस डेड लोड, लाइव लोड प्लस डेड लोड। और अगर आप अर्थक्वेक वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्डिंग को, अर्थक्वेक और विंड लोड को भी इसमें हम ऐड आगे कर सकते हैं। लोड और अर्थक्वेक लोड में कभी भी हम दोनों लोड को एक साथ नहीं लेते, हम पहले विंड लोड कैलकुलेट करते हैं, फिर अर्थक्वेक लोड को कैलकुलेट करते हैं, दोनों में से जो भी ज्यादा होता है उसको ऐड करते हैं इनके साथ, दोनों को एक साथ भी हम कभी भी नहीं मानते। तो लोड कैलकुलेशन में आपका यहाँ टोटल लोड आ जाएगा फिलहाल लाइव लोड और डेड लोड।